अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम क्रिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं शमशीरुल बहर 9 एक्सरसाइजेज़ का। ये पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की साउदर्न एयर कमांड भी हिस्सा ले रही है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 7 और नंबर 2 स्क्वाड्रन भी इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ हम नंबर 8 स्क्वाड्रन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पॉसिबली आने वाले वक्त में J-10C के जो मजीद स्क्वाड्रन हैं उनमें से एक नंबर 8 स्क्वाड्रन भी हो सकता है। बहरहाल इससे पहले नंबर 8 स्क्वाड्रन मिराजेस को ऑपरेट करता था। इस चीज़ पर भी हम ज़रा गौर करेंगे कि इंडिया की जो नेवल एयर आर्म है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी एयरफोर्स को या एटलीस्ट पाकिस्तानी नेवल एयर आर्म भी एक होनी चाहिए। 8 अगस्त को पाकिस्तान शुरुआत करता है अपनी जंगी मशकों की, जिनका नाम है शमशीरुल बहर 9, और इसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें पाकिस्तान के नेवल चीफ एंड पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने तकरीब वगैरह से खिताब भी किया। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि नेवल एक्सरसाइजेज हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हमें तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स वगैरह और उसके अलावा पाकिस्तान की जो दूसरी वॉरशिप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ आम बात यह भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की साउदर्न एयर कमांड इसका हिस्सा बन रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि साउदर्न एयर कमांड क्या चीज़ होती है। तो एयरफोर्स के अंदर कमांड्स होती हैं, जैसा कि जो शुमाली हिस्से की सारी देखभाल है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का डिफेंस नॉर्दर्न एयर कमांड के पास है। इसी तरह जो जनूबी हमारा समुद्री एरिया है उसकी हिफाजत के लिए जो स्क्वाड्रंस और एयरफोर्स का सारा अमला डिप्लॉय होता है वो साउदर्न एयर कमांड के अंडर आता है। साउदर्न एयर कमांड में नंबर 7 स्क्वाड्रन, जिसे बैंडिट्स कहा जाता है, इसमें मिराज एयरक्राफ्ट हैं जो कि टैक्टिकल अटैक के लिए यूज़ होते हैं। एंटी शिप मिसाइल्स के तौर पर ये कैरी करते हैं एक्सोसिट मिसाइल को, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, लेकिन अपनी एक्यूरेसी की वजह से और अपनी इफेक्टिवनेस की वजह से ये आज तक यूज़ होते हैं। इवन राफेल M एयरक्राफ्ट भी एक्सोसिट मिसाइल्स को मैरीटाइम मिशंस के लिए यूज़ करता है। पाकिस्तान नेवी इस पूरी एक्सरसाइज में रियल टाइम डाटा को यूज़ करते हुए मॉडर्न वॉरफेयर में मौजूद जितने भी खतरात होते हैं उनसे निपटने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली बनाएगी। जैसा कि अगर इंडियन नेवी को देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री में अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में आपको नज़र आएगा तो वो इंडियन नेवी ही है। अब वो अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन समझी जा सकती है और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडियन नेवी में जो सबसे बड़ा उनका हथियार है वो ब्राह्मोस है। ब्राह्मोस इवन पाकिस्तान के लिए ख़तरा क्यों है? इंडिया के पास जो ज़्यादा बड़ी तादाद में वेरिएंट मौजूद है ब्राह्मोस का वो 290 किलोमीटर वाला ब्राह्मोस ही है। जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है वो अभी उतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं है, लेकिन वो 290 किलोमीटर वाला मिसाइल भी इतना ज़्यादा ख़तरा इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है वो तो एक छोटा है। पाकिस्तान ओबियसली एक छोटा मुल्क है, और अगर आप पाकिस्तान के मशरक़ से लेकर मगरबी साइड पर चले जाएं तो ये मैक्सिमम 200-300 किलोमीटर तक का एरिया बनेगा। इस वजह से जो छोटी रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनते हैं। जबकि सेम पाकिस्तान के पास CM-302 मिसाइल है जिसकी भी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया का चूँकि रकबा इतना ज़्यादा है इसलिए वो 290 किलोमीटर की रेंज भी हमें कम महसूस होती है। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ इंटीग्रेटेड वॉरफेयर है। इंटीग्रेशन का आपने इससे पहले कई दफ़ा लफ्ज़ भी सुना होगा कि इंटीग्रेटेड वॉरफेयर थिएटर्स बनाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का सिंपल मतलब ये होता है कि जंग के दौरान आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लड़ें, यानी कि तीनों फोर्सेस की एक हिकमत अमली हो, बेसिक एक हिकमत अमली हो, और उसके तहत जब दुश्मन पर हमला किया जाए तो तीनों सर्विसेज एक दूसरे की मदद कर रही हों या एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हों। जैसा कि अगर आर्मी होती है तो उसे एयरफोर्स के जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्लोज एयर सपोर्ट में, यानी कि अगर किसी जगह आर्मी को एयर स्ट्राइक्स की ज़रूरत है कि किसी जगह दुश्मन की तरफ से मज़ाहमत ज़्यादा है, उस एरिया पर एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं ताकि आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो आगे बढ़ सकें। सेम एज़ एंटी शिप रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है नेवल डोमेन में, यानी कि नेवी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी शिप्स पर ही मिसाइल्स होते हैं और आपने अपनी बहरी जहाज़ों से उन मिसाइल्स को फायर करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके पास ऐसे जंगी तैयारे भी होने चाहिए और ऐसे हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए जो इन एंटी शिप मिसाइल्स को फायर कर सकें। पाकिस्तान के नेवल एयर आर्म को देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर करते हैं, यानी कि एंटी सबमरीन रोल में टॉर्पीडोज फायर कर सकते हैं और उसके अलावा डेप्थ चार्जर्स को फायर करते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन की सबमरीन्स का पता लगाया जा सकता है, और टॉर्पीडोज दुश्मन की सबमरीन पर हमला करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह एंटी शिप मिसाइल्स को देखा जाए तो उसके लिए पाकिस्तान नेवल एयर आर्म में कोई एज सच फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। UCAVs पाकिस्तान यूज़ करता है, पाकिस्तानी नेवी CH-4B जो कि एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन के साथ आते हैं,
लेकिन एक बड़े पैमाने पर लंबी रेंज पर एंटी शिप मिसाइल्स फायर करने के लिए आपको फाइटर जेट्स चाहिए। अगर आप इंडियन नेवल एयर आर्म के पास देखें तो उनके पास तकरीबन 40 से 39 MiG-29K एयरक्राफ्ट हैं। टोटल 45 MiG-29K एयरक्राफ्ट इंडिया को रिसीव हुए थे 2017 तक, लेकिन उनमें से 5 से 6 क्रैश हो चुके हैं अब तक, यानी कि 39 से 40 तक MiG-29K एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और डिस्ट्रॉयर्स फ्रिगेट्स इंडियन नेवी के पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इंडियन नेवी क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज भी आप उसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी फोर्स को अगर आपने टैकल करना है तो उसके 2-3 बेहतर तरीके ये होते हैं कि पहला तो एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर हो, दूसरा आप दूसरी सर्विसेज को अपने साथ मिलाकर हिकमत अमली बेहतर तौर पर तैयार करें। आपका कोस्टल डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और आपकी वेपन की वैरायटी में वर्सटिलिटी भी होनी चाहिए ताकि मिशन को मद्देनजर रखते हुए आप मुख्तलिफ वेपन्स को चूज़ कर सकें। यहाँ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान नेवल एयर आर्म में फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करने की बजाय पाकिस्तान एयरफोर्स की जो साउदर्न एयर कमांड है वो मैरीटाइम मिशंस के लिए भी डेडिकेट की हुई है, यानी कि उसका काम सिंध के एरियाज़ को लेकर, यानी कि सिंध की तरफ जो इंडियन बॉर्डर है उसकी देखभाल करना भी है और उसके साथ साथ समुद्री मिशंस करना भी है, जिसे हम मैरीटाइम मिशंस कहते हैं। इसमें आता है नंबर 2 स्क्वाड्रन। नंबर 2 स्क्वाड्रन को मिनहासियंस कहते हैं और ये GF-17 थंडर्स के साथ लेस है और GF-17 थंडर कैरी करते हैं CM-400 AKG जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा CM-802 जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल या जिसे हम तैमूर क्रूज मिसाइल कहते हैं। खासतौर पर तैमूर क्रूज मिसाइल का नाम इस वजह से लिया कि तैमूर के बारे में कुछ एयर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसे बुनियादी तौर पर एंटी शिप रोल के लिए भी बनाया गया है। उसके अलावा मुस्तकबिल में हमें HD-1A जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स जो कि रैमजेट इंजन के साथ आएंगे वो भी देखने को मिल सकते हैं थंडर्स पर। बहरहाल उसके अलावा नंबर 7 स्क्वाड्रन आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि बैंडिट्स है। ये मिराजेस के साथ लेस स्क्वाड्रन एक्सोसिट मिसाइल फायर करने के काबिल है और उसके अलावा ये मिराजेस H-4 जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स भी यूज़ करते हैं। और आपकी जो नेवल वॉरफेयर है उसमें ये स्मार्ट म्यूनिशन यानी कि एयर टू ग्राउंड जो बॉम्ब्स हैं, जो ग्लाइड बॉम्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो भी एक्टिवली यूज़ किए जाते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें तो उसने इवन नेवल मिशंस के लिए भी JDAMs को डिज़ाइन किया है। यहाँ एक और स्क्वाड्रन आता है नंबर 8 स्क्वाड्रन। नंबर 8 स्क्वाड्रन को जनवरी 2023 में रिटायर कर दिया गया था, परमानेंटली नहीं लेकिन वक्ती तौर पर रिटायर किया गया। मोस्ट प्रोबेबली जो पाकिस्तान के ग्रीन कलर्ड J-10C एयरक्राफ्ट हैं उन्हें मसरूर एयरबेस पर रखा जाएगा ताकि ये मैरीटाइम मिशंस को सरंजाम दे सकें। और उसके अलावा और नंबर 8 स्क्वाड्रन में मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके J-10C आएंगे। अभी तक ये एक अजम्पशन है, ये एक आप समझ लें कि मेरा एनालिसिस ऐसा हो सकता है। उसकी रीजंस कुछ इस तरह की सामने आती हैं कि पाकिस्तान अपनी नेवल एयर आर्म में GF-17 के साथ साथ J-10C को इस वजह से लेकर आएगा क्योंकि समुद्री एरिया पर आपके दुश्मन के पास राफेल M जैसा एयरक्राफ्ट आ रहा है जो ना सिर्फ एंटी शिप मिसाइल्स के साथ लेस होगा बल्कि लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स कैरी करता होगा। और ये चीज़ GF-17 के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकती है क्योंकि एंटी शिप मिसाइल्स कैरी करने के बाद GF-17 चूँकि पहले एक हल्के वजन वाला तैयार है तो उसकी रेंज निस्बतन कम हो जाएगी और ऐसे वक्त में एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि ज़्यादा दूरी तक इन एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर सके और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल के साथ लेस हो सकता है इसके लिए हमें मुस्तकिल में J-10C एयरक्राफ्ट देखने को मिले। बहरहाल साउदर्न एयर कमांड का स्ट्रक्चर क्या था, पाकिस्तान नेवी इसमें किस किस्म की नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकती है और किस किस्म के थ्रेट्स के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती है, उस पर ये एक क्रिटिकल एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।